हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का जो अपना लेक्चर है वो है क्लाइमेट रेसिलेंट स्क्रोप के बारे में, यानी अपनी इसे हिंदी में क्या कहते हैं, जलवायु प्रतिरोधी फसलें। जलवायु प्रतिरोधी जो फसलें होती है, इसका मतलब क्या हो गया, यानी ऐसी क्रॉप की वेराइटियां जो कि क्या है, जलवायु में होने वाले जो चेंज है उनके प्रति प्रतिरोधकता दर्शाती है। जैसे कुछ क्रॉप ऐसी होगी जो कि क्या है, ज़्यादा ठंड में भी क्या है सर्वाइव करने वाली होगी। कुछ ऐसी क्रॉप्स होगी जो कि क्या है, गर्मी के मौसम में भी सर्वाइव करने वाली होगी। जैसे कि अपनी बात करते हैं धान की ऐसी वैरायटी जो कि क्या है, सूखे में भी क्या सर्वाइव करने वाली हो, यानी उनको पानी की कम आवश्यकता हो। ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही सूखे में, मतलब उसको पानी की कम आवश्यकता हो, पानी की कमी में भी क्या है वो सर्वाइव करने वाली क्रॉप हो। उनके बारे में अपने स्टडी करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी क्रॉप हो सकती है, इसकी वैरायटी कौन कौन सी है, उसके बारे में आज अपने पढ़ेंगे। तो ये होती क्या है, यानी क्लाइमेट रेसिलेंट क्रॉप होती क्या है। अगर इसकी डेफिनेशन अगर अपने देखें तो क्या है, जलवायु परिवर्तन की जितनी भी चुनौतियां होती है, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को मतलब जैसे गर्मी हो गया, सूखा हो गया, बाढ़ हो गई, ठंड हो गई, ठीक है, इनके प्रति सहिष्णुता प्रदर्शित करके जलवायु में अपने आप को ढालना, यानी उसमें क्या है, अपनी प्रोडक्टिविटी है उसको बनाए रखना, वो क्या होती है, क्लाइमेट रेसिलेंट क्रॉप कहलाती है। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए फसल अपनी उत्पादक क्षमता को बनाए रखने के लिए गर्मी, सूखा, बाढ़, ठंड आदि जो अपने कह सकते हैं, या खारापन जो होता है उसी जलवायु में सर्वाइव कर सकती है। ऐसी जलवायु के प्रति जो सहिष्णुता प्रदर्शित करती है वो कौन सी हो गई, क्लाइमेट रेसिलेंट क्रॉप कहलाती है, या फिर जलवायु प्रतिरोधी फसलें जो होती है वो कहलाती है। अब यह है कि रेसिलेंस क्रॉप कौन कौन सी हो सकती है। रेसिलेंस क्रॉप की अगर अपने बात करें तो सबसे पहले है अकारा, मशरूम और स्वीट पोटैटो जो है, ये क्या है, स्वीट पोटैटो और अनार जो है ये क्या है, ऐसी अपने कह सकते हैं प्रतिरोधी किस्म विकल्प माने जाते हैं जो हर किसी में सर्वाइव कर सकते हैं। यानी ये चार जो क्रॉप है ऐसी क्रॉप है जो कि कोई से भी जलवायु में इनको लगा दो, ये क्या है, थोड़ी बहुत सर्वाइव करेगी, यानी इनकी प्रोडक्टिविटी है उसमें थोड़ा बहुत चेंज आएगा, और इसी के कारण क्या है, इनकी बहुत अच्छी वेराइटी है जो कि क्या है, जलवायु रेसिलेंस के प्रति प्रवर्धित की गई वेराइटी होती है। इसके अलावा कुछ खरपतवार भी होते हैं जो खाद्य खरपतवार के रूप में यूज करते हैं, जिनके लिए क्या होता है, यानी जीवन निर्वाह के लिए उन खरपतवारों को क्या है, यूज किया जाता है। इसके अलावा अपने कह सकते हैं, कोई भी अपने कह सकते हैं वर्मिंग संशोधन जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे खाद्य पदार्थ कौन सी, धान वाली किस्में होगी, ठीक है, अनाज वाली जितने भी क्रॉप हो गई उनके, प्रोटीन वाली हो गई जिनको खाने के यूज में लिया जाता है, वेजिटेबल वाली जो क्रॉप्स हो गई उनको रेसिस्टेंस प्रदर्शित करने वाली क्रॉप बनाने में भी क्या है, इसका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान माना गया है। अब है क्लाइमेट चेंज क्या होता है और इनका एग्रीकल्चर पे क्या प्रभाव पड़ता है। अपने को पता है क्लाइमेट अगर चेंज हो रहा है तो उसका क्या है, उसकी एग्रीकल्चर यानी अपने कह सकते हैं फसल की प्रोडक्टिविटी है, यानी फसल उत्पादकता है, उस पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। फसल उत्पादन पे क्या है, उसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लो कोई भी क्रॉप है, ठीक है, वो मान लो यहाँ पे जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसमें ग्रो करने वाली है, मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या है वो ग्रो करने वाली है, लेकिन किसी कारणवश जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसके कारणवश क्या है, वहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया, वहाँ का क्या है टेम्परेचर जो है वो 35 से 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इतना टेम्परेचर बढ़ने से वो क्या करेगा, उसमें जो क्लोरोफिल की मात्रा होगी, हर क्रॉप में अपने कह सकते हैं हर प्लांट की सेल होती है, उसमें क्लोरोफिल की मात्रा चाहे मोनोकोट है चाहे डाइकोट है, उसमें क्लोरोफिल जो होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। यानी अपने देखते हैं लीफ जो देखते हैं प्लांट्स की, कुछ की डार्क ग्रीन होती है, कुछ की लाइट ग्रीन भी दिखती है, कुछ मीडियम साइज की होती है। उसमें क्या होता है, वो ग्रीन कलर जो होता है उसमें वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस के आधार पर होता है। तो उसमें क्या होता है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा तो उसकी जो सेल है वो क्या करेगी, उसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या है, सूखने लग जाएगा और वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाएगी और खाद्य जो पदार्थ है उनको प्रॉपर रूप से बना नहीं पाएगी, जिससे क्या है उनकी प्रोडक्टिविटी है उस पर सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है, उसकी प्रोडक्टिविटी है वो कम होती जाती है। जैसे अपने बात करते हैं जलवायु परिवर्तन के अनुमानों के परिवर्तन, जैसे औसत तापमान, वर्षा, बढ़ी हुई अपने कह सकते हैं जितनी भी घटनाएं, जैसे एकदम से गर्मी का आना, बाढ़ का आना, ठीक है, ठंड का आना या शीत लहर जो चलती है उनका आना, क्या है, वायुमंडली में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसकी मात्रा, या फिर जमीनी स्तर से ओजोन परत की जो सांद्रता होती है, या फिर समुद्र तल से जो उसकी ऊंचाई होती है
उन तटीय क्षेत्रों में क्या होता है, इनको शामिल किया जाता है। यानी ये विशेष कारक बताए गए हैं कि इनमें रेसिस्टेंस प्रदर्शित करना क्यों जरूरी होता है। जैसे मान लो एकदम से अपनी बात कर रहे थे टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर बढ़ गया जिससे क्या होगा, उसकी सेल्स होगी वो डेड होना शुरू कर देगी और उसका जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है, वो भी क्या है डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से उसका उत्पादन जो होता है वो बहुत कम होगा। या तो उसमें क्या है फ्लोरिंग स्टेज आएगी नहीं, अगर मान लो फ्लोरिंग स्टेज आ भी गई तो वो क्या है पूरी तरह से फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगी, या फिर उसकी सीड की क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी, उसकी क्वालिटी जो है वो कम हो जाएगी। इसका क्या है काफ़ी इफेक्ट पड़ता है एग्रीकल्चर में या क्रॉप पे क्या है काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। इससे क्या है स्पष्ट होता है कि सूखे या अत्यधिक बारिश वाली जो घटनाएं होती है उनको क्या है फसल, उनसे क्या होती है फसल जो होती है वो सर्वाधिक प्रभावी होती है, सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है टेम्परेचर से। दूसरा अगर अपने देखें तो क्या है वाटर जो होता है या फिर जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा से। तो ये कुछ कारक जो है इनकी वजह से क्या होती है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी लॉस होती है। और फसलों पर मौसम का क्या प्रभाव पड़ता है, फसलों पे मौसम का अगर अपने प्रभाव देखें तो क्या है, उसकी फसल के पहले होती है उसकी फिजियोलॉजिकल जो डैमेज होती है वो होना शुरू हो जाती है, यानी प्लांट की फिजियोलॉजिकल कंडीशन है वो क्या होती है नष्ट होना शुरू कर देती है। जैसे मान लो ज़्यादा टेम्परेचर है तो उसमें क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस ज़्यादा होगी, वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस ज़्यादा होगी तो क्या है पानी की कमी आएगी, पानी की कमी आने से क्या है उसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या है थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और पूरी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो क्या है चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले होता है उसमें फिजियोलॉजिकल जो डैमेज होता है वो क्या है क्रॉप पे होना शुरू हो जाता है, और साथ में सॉइल जो है उसका कटाव, मृदा का कटाव जो है पर्दन जो है वो शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो कल्टीवेटेड क्रॉप होती है, ठीक है, उसमें जो इम्यूनिटी होती है वेदर के प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति, वो भी क्या है धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाती है। दूसरा अगर वेदर के प्रति फैक्टर देखें तो क्या है, फसल की जो ग्रोथ है वो प्रभावित होगी है, क्योंकि फसल की अगर फिजियोलॉजी डैमेज हो रही है, उसकी फिजियोलॉजी अगर नष्ट हो रही है तो उसकी ग्रोथ में भी कमी आएगी, यानी उसकी बढ़ोतरी होगी वो भी कम होगी, डेवलपमेंट होगा उसका वो भी कम होगा, और उसकी यील्ड होगी वो तो उस पर क्या है सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अगर प्लांट की फिजियोलॉजी भी सही से नहीं है तो उसकी यील्ड जो है उस पर कैसे अपने कह सकते हैं प्रभावी हो सकती है, उस पर क्या है सीधा सीधा इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा अपने कह सकते हैं ये क्या है इंसेक्टिसाइड, इनका रोल क्या है, इंसेक्टिसाइड एंड जो पिट और डिजीजेस होती है वो भी क्या होती है, अगर उसकी फिजियोलॉजी सही नहीं है तो विभिन्न प्रकार के रोग हो गए, विभिन्न प्रकार के वायरस हो गए, पिट्स हो गए, वो क्या हो गए उस पर ग्रो करना शुरू कर देती है, जिससे क्या होती है वो फसल डैमेज हो जाती है पूरी तरह से और नष्ट हो जाती है, उसकी प्रोडक्टिविटी है वो भी कम हो जाती है। किसके कारण, अगर इन्वायरमेंट सही है तो ये जो पिट्स और डिजीजेस वगैरह है ये भी क्या है कम ग्रो करेंगे, साथ में उसमें खरपतवार जो पैदावार हो रही है वो भी क्या है कम होगी। इसके अलावा ये कौन कौन से अपने कह सकते हैं स्ट्रेस, जो बात करते हैं स्ट्रेस की, जिसे अपने बोलते हैं तनाव। स्ट्रेस का मतलब क्या हो गया, यानी फसलों पे होने वाले फसलों की ग्रोथ जो है या फिर उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इफेक्ट करने वाले इन्वायरमेंटल जो फैक्टर होते हैं या बायोलॉजिकल जो फैक्टर होते हैं वो क्या कहलाते हैं स्ट्रेस कहलाते। बायोलॉजिकल और यानी फसल की जो प्रोडक्टिविटी है उसको प्रभावित कौन करते हैं, या तो उसके बायोलॉजिकल फैक्टर करते हैं या फिर क्लाइमेटल फैक्टर जो करते हैं। इन दोनों को अपने कंपाउंड रूप में क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोल देते हैं या तनाव बोल देते हैं। यानी ऐसे तनाव जिससे क्या होती है फसल की प्रोडक्टिविटी होती है वो प्रभावित होती है। तो पहला है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या आता है, बायोलॉजिकल जैसे कारक होते हैं, इंसेक्ट हो गया, डिजीज हो गई, ठीक है, पेस्टिसाइड जो खरपतवार हो गए वो क्या हो गए इसके बायोलॉजिकल फैक्टर हो गए, यानी बायोलॉजिकल तरह से उसको इफेक्ट करने वाले हो गए। दूसरा है एबायोटिक स्ट्रेस। एबायोटिक स्ट्रेस कौन सा हो गया, इन्वायरमेंट में क्या है होने वाले जो चेंजेस होते हैं, जैसे गर्मी का ज़्यादा बढ़ना या बाढ़ का आना या फिर ठंड का ज़्यादा बढ़ना, शीतलहर का बनना, वो कौन से हो गए इसके एबायोटिक स्ट्रेस हो गए। इसे बोलते हैं जैविक और इसे हिंदी में बोलते हैं अजैविक। तो अजैविक कौन से हो गए, टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गई, ठीक है, उसमें न्यूट्रिशन की कमी आना वो भी क्या है इसके एबायोटिक स्ट्रेस हो गए, मॉइस्चर की कमी आना वो भी क्या हो गए एबायोटिक स्ट्रेस हो गई। इसके अलावा एयर हो गई, ठीक है, वाटर हो गया, सारे के सारे किस में आ जाते हैं एबायोटिक स्ट्रेस में आ जाते हैं।
जब एबायोटिक स्ट्रेस शुरू होता है उससे ही रिलेटिव होता है बायोटिक स्ट्रेस, यानी अगर इन्वायरमेंट में कोई प्रकार का चेंज होगा जिससे प्लांट की फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होगी, फिजियोलॉजिकल डिस्टर्ब होगी तो क्या है उसमें ऑटोमेटिक जो पीट या डिजीजेस होती है वो आना शुरू हो जाएंगे। यानी सबसे पहले एबायोटिक स्ट्रेस आता है, उसके बाद बायोटिक स्ट्रेस है वो उसमें पनपना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद है टाइप ऑफ एबायोटिक स्ट्रेस। एबायोटिक स्ट्रेस है उसके टाइप कौन कौन से होते हैं। एबायोटिक स्ट्रेस कौन सा, अजैविक कारक जो होते हैं, अजैविक कारक। अजैविक कारक कौन कौन से हो गए, वाटर हो गया या सूखा हो गया, यानी या तो क्या है पानी की अधिकता होना या फिर क्या है पानी की कमी होना। दूसरा है हीट स्ट्रेस, यानी एकदम से टेम्परेचर का क्या है ज़्यादा बढ़ना, यानी जो ओजोन परत में छेद हो रहा है उसकी वजह से क्या है पृथ्वी पे टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो कई टाइम ऐसा आता है कि जो टेम्परेचर है वो क्या है काफ़ी हाई हो जाता है। इसके बाद कोल्ड स्ट्रेस, कोल्ड स्ट्रेस मतलब ठंड से क्या है फसल जो प्रभावित होना। और उसके बाद है लाइट स्ट्रेस। लाइट स्ट्रेस का मतलब क्या हो गया कि जो प्रकाश है उसकी उपलब्धता, जैसे अपने प्लांट पढ़ते हैं लॉन्ग डे शॉर्ट डे, ठीक है, तो लॉन्ग डे शॉर्ट डे जो प्लांट होते हैं उसमें क्या होता है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कम लाइट की आवश्यकता होती है और उनको लाइट ज़्यादा मिल जाती है। अगर उनको लाइट ज़्यादा मिलेगी तो वो क्या है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ज़्यादा करेंगे। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ज़्यादा करेंगे तो उनका जो क्लोरोफिल है वो क्या है किसी न किसी कारण से डैमेज हो जाएगा और उसमें भोजन बनने की जो प्रोसेस है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा है विंड स्ट्रेस। विंड स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, हवा का जो प्रवाह होता है वो काफ़ी तेज होना, यानी हवा जो है उसकी गति जो होती है वो काफ़ी तेज होना। जैसे गर्म हवाएं चलती है उनकी गति अगर तेज होगी तो प्लांट क्या है झुलस जाएगा, उसमें वाटर की कमी आ जाएगी और उससे क्या है उसका प्रोटोप्लाज्म है वो क्या है थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो ये वो जो विंड स्ट्रेस है ये भी किस में आता है, एबायोटिक स्ट्रेस में आता है। अब अपने इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे अपने ने बात की थी सूखे के बारे में, सूखे का अपने को बताइए, अभी मैंने बताया कि किसी कारण से सोइल में पानी की कमी आ जाना। पानी की कमी आएगी तो क्या है उसकी जो प्लांट की रूट होगी वो क्या है उसको ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी और प्लांट को पूरा वाटर नहीं मिल पाएगा, जिससे क्या है उसकी ग्रोथ में कमी आएगी। ग्रोथ में कमी आएगी तो क्या है प्रोडक्टिविटी भी उसकी कम हो जाएगी। दूसरा है साल्ट टॉलरेंस। साल्ट टॉलरेंस का मतलब क्या हो गया, ऐसी फसलें जो लवणीय भूमि के प्रति अपना प्रतिरोधकता प्रदर्शित करती है, यानी ऐसी क्रॉप्स जो कि क्या है लवणीय भूमि में भी क्या है ग्रो करने वाली होती है, वो कौन सी होगी, साल्ट टॉलरेंस वाली होगी। उसमें क्या होते हैं रूट जो जोन्स होता है वो क्या है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि क्या है नमक को क्या एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। जैसे रूट टिप जो होता है या फिर अपने रूट कैप जिसे बोलते हैं, रूट कैप होता है वो क्या करता है कोई भी इंक्रीमेंट्स होता है उनको लेता रहता है ना, जैसे वाटर को ऑब्जॉर्ब करता रहता है, वैसे ही ये क्या करता है जो साल्ट होता है उसको क्या करता है, ये क्या करता है नमक या लवणता जो होती है उसको क्या करता है ऑब्जॉर्ब करता रहता है, यानी उसे लेता रहता है, जिससे क्या है नमक या भूमि में भी क्या है वो ग्रो करने वाला उसके प्लांट जो होता है या क्रॉप जो होती है। हीट टेम्परेचर का ज़्यादा बढ़ना। इसके बाद है हीट टॉलरेंस। हीट टॉलरेंस वाली कौन सी हो गई, यानी ऐसी क्रॉप का विकास करना जो कि क्या है ज़्यादा गर्मी में भी या हीट में भी क्या है प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा सके या टेम्परेचर को सहन करके वो ग्रो कर सके, वो कौन सी हो गई हीट टॉलरेंस वाली क्रॉप कहलाती है। कंपेटेबल हो यानी हीट के प्रति भी क्या है वो कंपेटेबल हो, वो कौन सी हो गई हीट टॉलरेंस वाली क्रॉप हो गई। अब है कि क्लाइमेट रेसिलेंस क्रॉप वेराइटी फॉर डिफरेंट एबायोटिक स्ट्रेस, यानी कौन कौन सी ऐसी क्रॉप है जो क्या है डिफरेंट अपने कह सकते हैं एबायोटिक स्ट्रेस है उसमें भी ग्रो करने वाली होती है। जैसे अपने बात करते हैं टॉलरेंस किस के प्रति हो सकता है, हीट के प्रति हो सकता है, सूखे के प्रति हो सकता है, ठीक है, बाढ़ के प्रति हो सकता है। इसके अलावा लवणता जो होती है उसके प्रति टॉलरेंस प्रदर्शित करने वाली वेराइटी होती है, यानी ऐसी वेराइटी जिनका इन सब के प्रति क्या है टॉलरेंस प्रदर्शित करो और जिसके कारण क्या है उनकी प्रोडक्टिविटी होती है उस पर किसी भी प्रकार का क्या है कोई भी इफेक्ट ना पड़े। तो इनकी अगर अपने बात करते हैं तो इनमें काफ़ी एग्रीकल्चर अपनी जो प्लांट ब्रीडिंग है इसके द्वारा टिश्यू की हेरफेर करके या फिर जो जीन्स होते हैं उनकी हेरफेर करके इतनी वैरायटी बनाई गई है जो कि क्या है कुछ तो बायोटिक स्ट्रेस के प्रति टॉलरेंस प्रदर्शित करती है, कुछ एबायोटिक जो स्ट्रेस होता है उसके प्रति टॉलरेंस प्रदर्शित करते हैं। तो उनमें अगर अपने देखें जैसे विशेष प्रकार की प्रोडक्टिविटी को
प्रभावित करने वाली क्रॉप होगी, जैसे ग्रेप्स की क्रॉप हो गई, ठीक है। इसके अलावा जो राइस की अपनों ने बात की थी, यानी राइस की ऐसी क्रॉप जो कि क्या कम जल में भी क्या ग्रो करके एक अच्छी प्रोडक्टिविटी दे सके। राजस्थान में जो इसकी पैडी की आपने कह सकते हैं वैरायटी होती है वो क्या होती है, कम जल में भी क्या ग्रो करके एक अच्छी प्रोडक्टिविटी देने वाली होती है। इसके अलावा सूखे के प्रति, हीट के प्रति और कोल्ड के प्रति क्या है टॉलरेंस प्रदर्शित करने वाली जो वैरायटी होती है उनमें क्या होती है ट्रांसक्रिप्शन जो पाथवे होता है उसको, या फिर अपने सीधा सीधा कह सकते हैं मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होती है उसे किसी न किसी प्रकार से चेंज कर दिया जाता है, जिससे उसका मॉलिक्यूल जो मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है आसानी से काम करने वाला, यानी एक स्तर से दूसरी स्तर पे क्या है उसकी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया। प्लांट की ये जो प्रोसेस होती है उनको क्या है आसानी से अपने कह सकते हैं प्रतिरोधकता प्रदर्शित या फिर आसानी से मैनेज करने वाला जो सिस्टम होता है वो विकसित हो जाता है। और ऐसे जो अपने कह सकते हैं एबायोटिक वर्जन्स बनाए गए हैं, एबायोटिक स्ट्रेस के प्रति वर्जन्स बनाए गए हैं, उनमें क्या होती हैं कुछ फैक्टर होते हैं, मेजर फैक्टर होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को प्रभावित करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करते हैं, उनके प्रति टॉलरेंस विकसित करने वाली जो वैरायटी होती है उनको बनाया गया है। अब अपने बायोटिक जो स्ट्रेस होते हैं वो ग्रोथ की एबिलिटी होती है, साथ में उसका रिसोर्स जो होते हैं उनको कंट्रोल करने वाले होते हैं, जिससे उनकी हाई प्रोडक्टिविटी होती है और क्लाइमेट के प्रति रेसिस्टेंस प्रदर्शित करने वाली जो वैरायटियां होती है वो होती है। क्लाइमेट के प्रति रेसिस्टेंस प्रदर्शित करने वाली वैरायटियों के बारे में अपने पहले भी पढ़ चुके थे, यानी कौन कौन सी वैरायटी है वो क्लाइमेट के प्रति जैसे उन्होंने क्रॉप की थी, ठीक है, धान वाली क्रॉप की थी, प्रोटीन वाली जो क्रॉप की थी, उन्होंने अपने पढ़ा था कि रेसिस्टेंस प्रदर्शित करने वाली कौन कौन सी क्रॉप होती है, उनके बारे में आज अपने थोड़ा और देख लेंगे, यानी कौन कौन सी क्रॉप होती है, उनकी कौन कौन सी वैरायटी होती है जो उसकी प्रोडक्टिविटी को प्रभावित नहीं करती। जैसे अपने बात करते हैं राइस की, ठीक है, राइस की अशोका 200F जो है वो राजस्थान स्टेट में बोई जाती है और इसका सोर्स जो है वो कौन सा है RSSC राजस्थान, यानी इसकी अपने को एबिलिटी कहाँ पे मिलेगी RSSC राजस्थान में क्या है ये उपलब्ध आसानी से हो सकता है। दूसरा है गुजरात नागेली 4, ये गुजरात में उत्पादित की जाने वाली फसल है और इसका सोर्स कौन सा है DRNAU गुजरात जो है इसका सोर्स माना जाता है, वहाँ से क्या है ये सीड जो है आसानी से मिल सकता है। इसी प्रकार से ये कुछ वैरायटी है, बिहार की वैरायटी होगी, उत्तराखंड चंडीगढ़ की कुछ वैरायटी होगी, इनके बारे में देख लेना, यानी कौन कौन सी वैरायटी है ये प्रोडक्टिविटी के हिसाब से। और जैसे अपने राजस्थान की बात करते हैं राइस की, तो ये अशोका 200F जो है ये वैरायटी क्या करती है सूखे के प्रति सहनशीलता प्रदर्शित करने वाली होती है। तो इसी अकॉर्डिंग क्या है बहुत सारी वैरायटी जो है वो बनाई गई है। वीट की वैरायटी जो राजस्थान में है RJ 3077, राज 3765 और KRL 14 जो है वो राजस्थान में प्रोडक्टिविटी होती है। उनका सोर्स वही है RSSC राजस्थान में इनका क्या है सोर्स माना गया है, यानी वहाँ से ये सीड जो होते हैं वो आसानी से मिल सकते हैं। बिहार की व ईस्टर्न यूपी की, बंगाल की, ये कुछ वैरायटियां दी गई है जो कि क्या है क्लाइमेट के प्रति रेसिस्टेंस प्रदर्शित करने वाली है, यानी जहाँ जिसका क्लाइमेट होता है, जैसे राजस्थान का क्लाइमेट है वो क्या है सूखा ग्रस्त माना जाता है, तो उसमें कौन सी वैरायटियां अपने प्रभावित कर दे। पंजाब जो है वहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो वहाँ पे कौन सी क्रॉप है जो बाढ़ वगैरह के प्रति रेसिस्टेंस प्रदर्शित करने वाली होती है। उत्तराखंड की कौन सी वैरायटी है, ठीक है, इस अकॉर्डिंग क्या है इसकी कुछ वैरायटी दी गई है। मेज की वैरायटी हो गई, मेज में राजस्थान में कौन सी माही दावल्स हो गई, ठीक है। जो हिली एरिया है राजस्थान का उसमें कौन कौन सी प्रताप जैसे है, प्रताप मक्का जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देने वाली क्रॉप मानी गई है, ठीक है। इस अकॉर्डिंग क्या है बहुत सारी वैरायटी जो है जो क्लाइमेट के प्रति रेसिस्टेंस प्रदर्शित करने वाली मानी जाती है। तो ये अपना क्लाइमेट रेसिलेंस क्रॉप जो है उसके बारे में अपनों ने पढ़ा। क्लाइमेट रेसिलेंस में क्या आता है जो बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस होता है उनके प्रति रेसिस्टेंस या प्रतिरोधकता प्रदर्शित करने वाली जो वैरायटी होती है उनके बारे में अपनों ने बात की थी। तो इसी के साथ अपना जो आज का लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।